नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गौरांगो प्रसाद बसु की कहानी बंगला कहानी भूत निये खेला का हिंदी अनुवाद। भूत का मजाक हमें नहीं बनाना चाहिए, ये कहानी का सारांश है। हमें किसी भी ऐसी चीज़ को मजाक नहीं समझना चाहिए। तो शुरू करते हैं कहानी भूत निये खेला। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी, रात भी काफ़ी हो गई थी और हम दोस्तों का अड्डा जमा हुआ था और ताश की बाजी भी उसके साथ जमी हुई थी सुधांशु मलिक के घर पर। मैंने और सुधांशु ने मिलकर अब तक 2 ताश की बाजी जीत ली थी। इसमें तकरीबन हमको 1000 रुपये का जीत हुई थी। इसके बाद तीसरी बाजी खेलने से पहले ही हम दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया। अरे तू ऐसे क्यों खेल रहा है, बेईमानी क्यों करने लगा, इसी प्रकार खेलना है तो ऐसे हम लोग नहीं खेलेंगे। आपस में हम सबके झगड़ा होने लगा कि इसी समय घड़ी ने टंग टंग की आवाज लगाई। हमने सुन देखा तो घड़ी में 10 बज रहे थे। मैंने अब तक 1000 रुपये कमा लिए थे। अब तो महादेव और सुधांशु में भी झगड़ा होने लगा था कि 10 बज गए पर बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। इस पर महादेव ने कहा कि चल भाई चल और एक ताश की बाजी लगा, देखे पहले तीसरी ताश की बाजी खत्म होती है या बाहर की बारिश। बारिश खत्म हो गई पहले तो हम लोग घर चले जाएंगे, नहीं तो ताशी खेलते रहेंगे। मैंने कहा पर हम लोग घर जाएंगे कैसे, किंतु मेरी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाहर की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, पर अब क्या किया जाए। मेरी बात पे ध्यान ना देते हुए महादेव ने फिर से ताश की बाजी लगाना शुरू कर दिया और ताश बांटने शुरू भी कर दिए। हम लोगों ने ताश उठाकर खेलना शुरू ही किया था कि इतने में ही दरवाजा खोलकर प्रवेश किया सचिन ने। सचिन की बरसाती और छाते से इतना पानी बरस रहा था जैसे कि सारी भारी की बारिश वो अंदर ले आया। सुधांशु ने जल्दी से उठकर उसकी बरसाती और छाता उसके हाथ से लेकर बाहर रख दिया और फिर हम सब लोग ताश खेलने बैठ गए। मैं सचिन को जानता था। उसे ताश खेलने के लिए इनवाइट करना मतलब अपनी धीरज की परीक्षा देना था। वो ताश खेलता नहीं था पर घर भर में घूम घूम कर सबको पत्ते बताता था। इसी काम में उसका मन लगता था, किंतु आज उसका मन ताश खेलने में नहीं था और ना ही हमारे साथ बातचीत करने में। थोड़ी देर बैठने के बाद ही सचिन ने कहा, अच्छा ठीक है मैं अब चलता हूँ, मुझे 11 बजे बेलेघाटा पहुंचना है। हम लोग रहते थे श्याम बाजार और सचिन रहता था हाथी बाजार। तो मैंने कहा चलेंगे तो एक ही साथ चलेंगे ना, अभी क्यों जा रहा है, थोड़ी देर रुकना। नहीं नहीं, देर करने से नहीं चलेगा, 11 बजे तक मुझे बेलेघाटा पहुंचना ही है, देरी करने से बहुत काम रुक जाएगा। अरे तुझे बेलेघाटा में इतनी रात को क्या काम है। इतने में महादेव ने कहा, यार शनिवार है ना। बस सचिन ने इतना ही कहा। 11 बजे मुझे हर हालत में बेलेघाटा पहुंचना है। और कोई समय होता तो इस बात का जवाब वह मजाक से देता और हम लोग भी उसका बहुत मजाक उड़ाते, पर आज वह एकदम मजाक के मूड में नहीं था और ना ऐसा समय था, इसलिए उसने एक छोटा सा उत्तर दिया कि नहीं, वह हर हालत में मुझे 11 बजे तक बेलेघाटा पहुंचना है। अरे अरे, हम लोग सब जानते हैं कि तेरा वह भूतों का अड्डा जमेगा ना वहां पर। इतने पे महादेव ने कहा, अरे वहां हम लोगों को भी एक दिन लेकर चलना। उसकी बात सुनते ही सुधांशु ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए ताश के पत्ते फेंके और कहा, दूसरे दिन क्यों, आज ही चल करते हैं ना, इसके बेलेघाटा के भूतों से मिलकर आते हैं। बात सुनते ही भावेश ने भी पत्ते फेंके, चल छोड़ आज सब काम, चल चलते हैं, आज इसी के साथ चलते हैं और बेलेघाटा के भूतों से मिलकर आते हैं। हम सब लोग इस भौतिक प्रस्ताव से बहुत खुश हो गए, सिर्फ सचिन को छोड़कर। उसमें कोई ऐसा विशेष उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था कि वो हमें ले जाए। उसने कहा भी कि आज मत चलो, किंतु चारों तरफ से प्रतिवाद होने लगा, आज नहीं, कल नहीं, आज ही लेकर के चलो, हम लोग भी सब चलेंगे। सब ने मस्ती में कहा। सुधांशु ने भी इस बात पे जोर दिया। सुधांशु के पापा की सिफारिश पर ही सचिन को अभी अभी नई नौकरी लगी थी, इसलिए वह सुधांशु की बात का ज्यादा प्रतिवाद नहीं कर पाया। इस वजह से उसने कहा, चलो चलते हैं।
उसकी आवाज जैसे ही सुनाई दी, हम सब लोग थोड़ी ही देर में सुधांशु की गाड़ी में सवार होकर बेले घाटा के लिए निकल पड़े। पूरा रास्ता अंधेरे से और पानी से भरा हुआ था। पानी भरे रहने के कारण गाड़ी रुक रुक के चल रही थी, किंतु अंत तक बेले घाटा में हम लोग पहुंच गए। जहां पर गाड़ी रुकी हम सबको हैरान कर देने वाली जगह थी, क्योंकि बेले घाटा में इतना सुंदर और इतना बड़ा आधुनिक घर और बंगला हमें देखने को मिलेगा, ऐसी कल्पना भी हमने नहीं की थी। गाड़ी जिस बंगले के सामने जाकर रुकी, हम लोग हैरान रह गए। पूरा घर आधुनिक बंगले की तरह था। गाड़ी के बंगले के बाहर 8-10 गाड़ियां खड़ी थी। सचिन ने कहा, चलो चलो जल्दी करो, हम लोग आ गए हैं। किंतु इतना कहने पर भी सचिन जैसे जल्दी चलने को तैयार नहीं था। इस पर सुधांशु ने कहा, अरे पहले उतरकर हमारे आगमन की सूचना सबको देगा या हम सबको खुद ही जाना होगा? सचिन ने कहा, देता हूं, पर हम सब एक साथ ही जाएंगे, पर इससे पहले तुम सबको मेरे से एक वादा करना होगा कि वहां जाकर कोई शैतानी बदमाशी या किसी भी तरह की अभद्रता नहीं करेगा। सचिन ने जो आशंका की थी गलत नहीं थी। बारिश की रात में इतनी दूर भूतों से मिलने आना, हम लोग शांति से तो बैठ नहीं सकते थे, और इतना अच्छा सुयोग महादेव और सुधांशु छोड़ नहीं सकते थे। और भावेश तो खड़े होकर गोलमाल देखने में माहिर था, और हम लोग इन सब गोलमाल करने में ज्यादा माहिर थे। पर हमने कहा, हम सब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अब तो चल। पर सचिन ने कहा, नहीं, पहले तुमको मेरे से वादा करना होगा। वादा करने का हम सबका कोई इरादा नहीं था, किंतु सुधांशु ने कहा, क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है? सचिन ने कहा, नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। तुम्हारी अभद्रता से क्या फल होगा यह तुम नहीं जानते, इसलिए तुम सबको मेरे से वादा करना होगा, तभी मैं अंदर ले जाऊंगा, नहीं तो गाड़ी से उतरकर जैसे आए हो वैसे ही हम लोग सब वापस जाएंगे। इस पर सबने उसको आश्वस्त किया कि वो कोई अभद्रता नहीं करेंगे। गाड़ी से उतरकर हम लोग जैसे ही घर में घुसे तो हमें बड़ी हैरानी हुई। घर के अंदर एक बहुत बड़ा सुंदर सजा हुआ हॉल घर था। हम सब लोग वहां जाकर खड़े हो गए। हॉल घर आधुनिक फैशन के अनुसार सजाया हुआ था। एक तरफ पियानो रखा था और कमरे के चारों तरफ की दीवारों के साथ में सोफा लगा हुआ था, और कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कारपेट बिछा था, जिसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा चक्र बना हुआ था। सोफे के ऊपर कोई 12-15 जन बैठे हुए थे, जिनकी सभी की उम्र 55-50 से अधिक लग रही थी। चेहरा दुखी था, किंतु पोशाक सबकी रुचिकर और अच्छे घर के होने की प्रतीत हो रहा था कि ऐसा कि मतलब सब लोग किसी अच्छी फैमिली और अच्छे घर से ही बिलोंग करते हैं। हम लोगों को लगा कि सचिन हमें सही जगह लाया है या नहीं, कहीं गलत जगह तो नहीं लाया। फुसफुसाकर सुधांशु ने महादेव के कानों में कहा। मुझे भी जगह देखकर संदेह हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। भावेश को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। कहीं किसी और के हॉल घर में तो नहीं घुसा लाया। एक साथ सभी की नजरें उठी। अंग्रेज साहब जैसा एक व्यक्ति सचिन से कह रहा था, तुमको इतना देरी देखकर मुझे लगा कि आज तुम नहीं आओगे सचिन। तो दूसरे साहब ने कहा, तुम्हारी देरी देखकर हम सब आज तुमको लेने तुम्हारे घर जाने वाला था। इसके बाद एक फ्रेंच कट दाढ़ी वाले इंसान ने कहा, अरे सचिन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और बात को ना बढ़ाते हुए सचिन ने उत्तर दिया, हाँ सब ठीक है, मेरे साथ हमारे कुछ मित्र आना चाहते थे, अतः उनको लाने में ही मुझको थोड़ी देर हो गई। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? अंग्रेज साहब ने कहा। अरे बुलाओ ना उन सबको। अंग्रेज साहब ने उनकी बहुत खातिरदारी करते हुए कहा, आइए आइए सब आइए। उसकी आवाज सुनकर को हमको सबको अंदर ही अंदर बहुत फील हुआ। सुधांशु का चेहरा वैसे ही सपाट बना रहा। अरे तुम लोग सब सचिन के दोस्त हो, सचिन के ही उम्र के। हम सब तुमको तुम बुला रहे हैं, बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो खड़े क्यों हो? बैठो बैठो, यहाँ बैठो। उसके बाद उन्हीं आदमी ने उन्हीं साहब को सबको आगे आने के लिए निमंत्रण दिया। अंग्रेज साहब ने सबको बोला, आइए। सब सोफे पर से उठकर सब लोग गलीचे के ऊपर बैठ गए। हम लोग भी बैठ गए, पर अंग्रेज साहब ने कहा कि यहाँ मत बैठो, और हम सबको गलीचे के चक्र के सबसे सामने वाली पंक्ति में बैठा दिया।
अरे तुम लोग इतनी दूर क्यों बैठे हो, यहाँ आकर के बैठो। इसके बाद अंग्रेज साहब दीवार अलमारी से 4 धूपदानी निकाल कर लाए और जमीन के बीचों बीच एक जो चक्र था उस चक्र के आसपास चारों धूपदानी लगा दी और उसके बाद उसमें एक मोटे चंदन की धूप लगाकर जला दी। यह सब करने के बाद उन्होंने सचिन को आवाज दी, सचिन चले आओ। हमने देखा सचिन धीरे धीरे चक्र के एकदम बीचों बीच जाकर बैठ गया। सुधांशु मेरी तरफ देखकर धीरे धीरे हंसने लगा, किंतु यह हंसी मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि वातावरण मजाक करने वाला नहीं था। मेरे मन में अजीब सी शांति छा रही थी। ये क्या चीज है? क्या हम भीतों से मिलने आए थे? ये मजा आएगा, भूत से मिलेंगे, ऐसे विचार अब मेरे मन से गायब हो रहे थे। मेरा मन विचलित हो रहा था कि यहाँ हमें नहीं आना चाहिए था। इसके बाद अंग्रेज साहब दीवार के पास जाकर खड़े हुए। उन्होंने धीरे से कहा, सबसे कहा, अब बैठक शुरू होती है। उन्होंने चारों तरफ जलने वाली लाइट को एक एक करके बंद कर दिया और साथ ही साथ चक्र के ऊपर बीचों बीच 2 नीले कलर के बल्ब जला दिए। पूरा घर अंधेरे से भर गया था, किंतु नीले बल्ब के जलने के बाद भी अंधेरा दूर नहीं हुआ। अचानक लाइट बंद होने के साथ साथ मेरे मन का उत्साह भी खत्म हो गया। इसके बाद मैंने देखा कि जैसे ही लाइट बुझ गई, अंग्रेज साहब धीरे धीरे करके सचिन के पास आकर बैठ गए और उससे कुछ फुसफुसाकर बोले। इसका सचिन ने क्या उत्तर दिया हम लोग सुन नहीं पाए। इसके बाद हमें अंग्रेज साहब की आवाज सुनाई दी, सुधांशु, सुधांशु, तुम कहाँ हो सुधांशु? सुधांशु ने कहा, हाँ मैं यहाँ बैठा हूँ। बोलिए क्या बात है? सुधांशु, तुम आज बैठक में पहली बार आए हो, इसलिए आज पहली बार आह्वान करने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। आज तुम जिसको चाहे, मेरा मतलब जिसकी आत्मा को चाहे, यहाँ पर बुला सकते हो। सचिन के ऊपर उसकी आत्मा आएगी और उनसे जो भी प्रश्न तुम करना चाहो कर सकते हो। किंतु सुधांशु ने कहा, वह प्रश्न का उत्तर सचिन नहीं देगा, यह पता हमको कैसे चलेगा वह सत्य है या असत्य है? इस अविश्वास के साथ सुधांशु ने कहा। सचिन ने सुधांशु को देखा। अंग्रेज साहब ने कहा, सचिन तुम्हारा दोस्त है, किंतु कुछ व्यक्तिगत विचार ऐसे हैं जो शायद तुम्हारे दोस्त को भी ना पता हो। वह तुम उससे पूछ सकते हो सकता है साधारण अवस्था में सचिन उसका उत्तर ना दे पाए, परंतु इस समय वह जरूर दे देगा, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे ने किस व्यक्ति की आत्मा को सचिन के शरीर में बुलाया है। तुम्हारी जो इच्छा हो उससे तुम कोई भी प्रश्न कर सकता है। सचिन ही इसका बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा मीडियम है। आज हमें आत्मा का आह्वान करते हुए 30 इयर्स का हो गया है यह काम करते हुए, और सचिन इसका सबसे अच्छा बेस्ट मीडियम आज तक हमें नहीं मिला। अतः तुमको उस पर विश्वास करना होगा। तुम किसी भी परिचित आत्मा का आह्वान करके देख सकते हो। सुधांशु ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अपने एक भाई की आत्मा को बुलाता हूँ। उसको मेरे सभी दोस्त जानते हैं, यहाँ तक कि सचिन भी जानता है। सुनते ही हम लोग हैरान रह गए। सचिन का कोई भाई मर गया? हमें तो आज तक इस बात का पता नहीं था। सुधांशु के दोस्त जो सुधांशु के भाई को अच्छा से जानता है, सब एकाग्रचित होकर उसके भाई को याद करो, उसके नाम का स्मरण करो, कहकर वह आदमी चुप हो गया और सुधांशु की तरफ देखकर किसी को समझ में नहीं आया कि सुधांशु क्या कहेगा। सुधांशु एक बार फिर अपने भाई का नाम बोलो। सुधांशु ने कहा, सितांशु मल्लिक। सितांशु मल्लिक का नाम सुनते ही हम लोग सब हैरानी से सुधांशु की ओर देखने लगे। सचिन को भी बहुत हैरानी हुई, किंतु उसने कुछ बोला नहीं। तुम सितांशु को जानते हो सचिन? उसने कहा हाँ। और फिर अंग्रेज साहब ने हम सबसे पूछा, तुम लोग सितांशु को जानते हो? हम सब के मुंह से हाँ निकल गया अपने आप ही। अच्छा ठीक है, अब तुम सब उसका नाम और चेहरा याद करो और बाकी सब यहाँ बैठे लोग उसका नाम का स्मरण करेंगे। बार बार उसका नाम लो, सितांशु मलिक, सितांशु मलिक। रेडी सचिन? साथ ही साथ अचानक पूरे घर में अस्वाभाविक अंधकार और निस्तब्धता छा गई।
बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और उसकी एक टान आवाज आ रही थी, जिससे वातावरण और भी गंभीर हो गया। एक एक मिनट एक एक युग के समान हो गया। 15 मिनट बीत गए। यह 15 मिनट बीते जाने के बाद साहब बोले, अरे ये क्या हुआ सचिन, तुमको इतनी देर क्यों लग रही है? इतना देर तो तुम्हें कभी नहीं होता। सचिन ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। अंग्रेज साहब सुधांशु की तरफ मुड़कर बोले, सुधांशु, तुम सितांशु को सच्चे मन से याद कर रहा है? सुधांशु ने कहा, हाँ। और सब दोस्त लोग तुम लोग याद कर रहे हो? सब ने कहा, हाँ। अब हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। सुधांशु का भाई था। मरना तो दूर की बात है, उसे तो आज तक कोई बीमारी भी नहीं थी। बहुत ही स्वस्थ और दंड बैठक खेलने वाला एक स्वस्थ इंसान था। यह बात हम सब जानते थे कि वह एक पहलवान भी है। और इस बारिश में जागने की बजाय वह तो खा पीकर मस्ती से सोया होगा। इसलिए हम सबको मनी मन हंसी भी आ रही थी। और उसके सोने की बात से बिस्तर की याद आने लगी, और बिस्तर की याद आते ही हम सबको भी नींद आने लगी कि हठात ही कड़कड़ करके अचानक बिजली की आवाज सुनाई। अचानक ही भावेश मुझे धक्का दे रहा था। इसके साथ ही जो हम लोगों ने देखा वो विश्वसनीय नहीं था। सचिन उछल उछल कर उठ रहा था और दोनों अंग्रेज साहब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वह अंग्रेज साहब की पकड़ में नहीं आ रहा था। पतला दुबला सचिन के शरीर में अचानक इतनी ताकत कैसे आ गई, यह समझ में नहीं आ रहा था कि दो अंग्रेज साहब उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। और अंग्रेज साहब ने बोला, तुम्हारे कोई परेशानी है? सुधांशु, जल्दी जल्दी इससे प्रश्न करो, जल्दी जल्दी पूछो, इसको जल्दी ही विदाई कर देना पड़ेगा, इसको यहाँ आना एकदम पसंद नहीं आया। सितांशु रुको। सुधांशु बोला, सितांशु है ये, इसका क्या प्रमाण है, क्या सबूत है? हमसे क्यों पूछता है, इसी से पूछो ना। सचिन की तरफ देखकर बोला। अरे, सुधांशु ने कहा, तुम सितांशु हो? प्रमाण दो कि तुम सितांशु हो। अचानक ही भयानक आवाज में सचिन ने कहा, प्रमाण दो, सबूत दो, तुम्हें प्रमाण दो, सबूत दो। अचानक ही अंग्रेज साहब का हाथ छुड़ा करके छलांग में सचिन सुधांशु के ऊपर आ गया और उसका गला दबाने लगा। उसके मुंह से बहुत भयानक आवाजें निकल रही थी। सचिन बहुत ही पतला दुबला व्यक्ति है, उसमें इतनी ताकत आ जाना स्वाभाविक नहीं था, किंतु अब उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वह मेरे, महादेव और भावेश के छुड़ाने पर भी सुधांशु को छोड़ नहीं रहा था। और सुधांशु तो एक पहलवान था। एक ही पछाड़ में सचिन ने उसको गिरा दिया और उसकी छाती पर चढ़ करके उसका गला पकड़कर दबाने लगा। तुमने मुझे मारा, मेरा खून किया है, तुमने मुझे मारा है। बूट! अंग्रेज साहब दौड़कर आए और सचिन को छुड़ाने लगे, सुधांशु को बचाने की चेष्टा करने लगे, किंतु सुधांशु का गला सचिन दबाता ही जा रहा था। इस बीच में सचिन चिल्ला भी रहा था, मेरा खून किया है। इसी धक्का मुक्की में अंग्रेज साहब जब सचिन को छुड़ा नहीं पाए तो उन्होंने सबको बोला, तारक ब्रह्म का नाम लीजिए, भगवान शंकर का नाम लीजिए, सब लोग भगवान शंकर का नाम लो। और अचानक सारी लाइटें जला दी। लाइट जलाने के साथ ही साथ सबने जब भगवान शंकर का नाम लेना शुरू किया तो सचिन की पकड़ सुधांशु के गले पर धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। अचानक ही सचिन बेहोश होकर गिर पड़ा। सुधांशु की जान में जान आई और सचिन को उठा करके दोनों अंग्रेज साहब चक्र के भीतर लेटाने लगे। जैसे ही सुधांशु को होश आया, धीरे धीरे वह संभलने लगा। इतना सब कुछ होने के बाद हम लोगों की वहां बैठने की एकदम इच्छा नहीं, हम सब लोग घर लौटने की जल्दी मचाने लगे। इतने में महादेव ने कहा, अब हम निकलते हैं, अब देरी करने से फायदा नहीं। अंग्रेज साहब ने सुधांशु को छोड़ना नहीं चाहते थे, किंतु किसी ने उनकी बात नहीं मानी। सचिन की हालत जैसी देखी, अंग्रेज साहब ने कहा, सचिन को आज यहीं रहने दो। हम सचिन को वहीं छोड़कर सुधांशु की गाड़ी में रवाना हो गए। जब हम सुधांशु के घर पहुंचे तो रात का 1 बज गया था। जैसे ही सुधांशु के घर के आगे गाड़ी खड़ी की, घर के अंदर से बहुत तेज रोने की आवाजें आ रही थी। क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, सुधांशु की माँ पागलों की तरह दौड़कर सुधांशु के गले लग गई और बोली,
सुधांशु, सुधांशु क्या हो गया? सुधांशु हम सबको छोड़कर चला गया। सीतू रे, मेरा सीतू रे, हम सबको छोड़कर चला गया रे। हम सब लोग हैरान रह गए, क्या हो गया, ये क्या हो गया? हमने सुना, हम सब अचंभित रह गए। इसके बाद जब हम सब ने खबर ली, उसके बाद जो भी घटना घटित हुई अविश्वसनीय थी। तकरीबन रात 12:45 पर सीतांशु बहुत तेज तेज अपने कमरे में चिल्ला रहा था। उसके चिल्लाने पर जब सब लोग उसके कमरे में घुसे तो सीतांशु जिंदा नहीं था। अच्छा भला खा पीकर सोया था, अचानक उसे क्या हुआ? चिल्लाते चिल्लाते अचानक उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह अचंभित करने वाली घटना क्या है? क्या प्लेन जेट में बैठकर हम सब जो उसकी आत्मा का एक साथ आह्वान कर रहे थे, क्या इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी? इस प्रश्न का उत्तर देना असंभव था। शायद विज्ञान के पास भी इसका उत्तर नहीं था। पर हाँ, उस दिन से हम सब दोस्तों ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि ब्लैंचेट या भूतों के साथ कोई खेल नहीं करेंगे। भूत निये कोनो खेला करबो ना।